नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल शिक्षक भर्ती का ये बैच आपका चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें आज की क्लास में हम कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आप सब लोग खुद बताओगे, ठीक है, कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और जितने भी प्रतिभागी हैं वो खुद बताएंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा चेहरा आप लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट में देखा है। पर आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आपके शिक्षक भर्ती में, ये आपको खुद बताना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, पहला जो चित्र आपको दिख रहा है वो किसका है, बताओ किसका है, कौन है ये, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। कौन है, ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे कंटिन्यू, और इसी के बारे में हम अगला क्लास भी पढ़ेंगे। इसके बाद ये दिख रहा है आपको भारत का मैप। भारत के मैप में हम देखने वाले हैं कि पहले जो आपका अभी मैप दिख रहा है आपको भारत का, पहले आपका क्या था, अखंड भारत हुआ करता था। क्या हुआ करता था, अखंड भारत। इस अखंड भारत में आपका पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला ये पूरा एरिया आपका आया करता था जब विभाजन नहीं हुआ था। तो अब अभी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, आपके अखंड भारत से। और अखंड भारत से शुरुआत करके फिर हम कहाँ जाएंगे, धीरे धीरे करते करते जब 1947 तक पहुँचेंगे तब ये अखंड भारत आपका अलग होके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके पहले भी आपके आगमन हो चुके थे किनका, आदि मानव। दिख रहा है फोटो आप लोगों को, किसका फोटो दिख रहा है, आदि मानव का। तो आखिर ये आदि मानव कौन से काल में आएंगे, क्योंकि इतिहास आपका कितने भागों में बढ़ता है, ये कौन से काल में आपके आएंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम क्लास में। इसके अलावा आदि मानव तो आपके आएंगे, उसके बाद भारत में किनका आक्रमण होता है, आपके विदेशी आक्रमणकारियों का। तो ये सारा हमें पढ़ना है कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत, भूगोल कि आपका संविधान या फिर इतिहास, ठीक है। क्योंकि आप यदि अपना सिलेबस चेक करेंगे, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका संविधान है और एक सब्जेक्ट आपका क्या है, भूगोल है। बहुत सारे बच्चों में ये बात चल रहा है कि सर शिक्षक भर्ती आएगा कि नहीं आएगा करके। एक छोटा सा कॉमन सेंस जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग खुद बताओगे। अभी शिक्षा विभाग में कुछ दिन पहले जब बजट पेश हुआ था आपका, तो बजट में कितना हज़ार पोस्ट बोला है, 20,000। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि 20,000 आपका क्या पोस्ट रहेगा ये खुलासा नहीं हुआ है, पर आप वित्त मंत्री का जो स्पीच है वो सुनना, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा विभाग में वो पद लाएगा। अब शिक्षा विभाग में भी दो कैटेगरी में आपका बटा है, कौन कौन सा, एक आपका उच्च शिक्षा विभाग जिसमें आपके कॉलेजेस का रहेगा, और एक आपके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूल अभी भी खाली है, किसके कारण से, टीचरों की कमी की वजह से। तो स्पष्ट उसने नहीं किया है। दूसरा, अभी जब व्यापम का आपका भर्ती आता है तो कितने पोस्ट के लिए आता है, 200, 250। अभी आपका एडीओ का पेपर होने वाला है 15 जून को, कितना पोस्ट लेगा वो, 200। अब कार्य आरक्षक में भी 200 से 250, तो बचा हुआ 18,000 पोस्ट कहाँ खा पाएगा वो, 200 पोस्ट लाएगा तो 20 ठो अलग अलग वैकेंसी निकालना पड़ेगा व्यापम को। तो जो सबसे ज़्यादा, दूसरा सबसे अच्छा जरिया है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, बजट में चेक करना शिक्षा विभाग को कितना पैसा गया है। सबसे ज़्यादा पैसा आपके शिक्षा विभाग को गया है। दूसरा, कई बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं है, तो उनको तो पूरा तैयारी अभी सीटेट और सीजीटेट क्लियर करने में लगाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि झारखंड में अब क्या हो चुका है, आपका फैसला ऑलरेडी बदल चुका है। वहाँ पर सीटेट को वो मान्यता नहीं दे रहा है, स्टेट वाले आपके टेट को मान्यता दे रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सीटेट तो क्लियर हो चुका है पर सीजीटेट नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट कब अपना नियम बदल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी आने का वेट मत करिए। अभी जब मैं YouTube पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि सर आ नहीं रहा है, आप लोग ज़बरदस्ती प्रचार कर रहे हो करके। आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ कि 20,000 पोस्ट को कहाँ खपाएगा वो। आए दिन पेपर में देता है कि शिक्षा विभाग में 60,000 70,000 पोस्ट खाली है करके। तो भले हो सकता है वो 2 महीने बाद आएगा कि 4 महीने बाद, ये मैं नहीं कह सकता, पर तैयारी करना आप मत छोड़िए। जिस दिन भी वैकेंसी आए, एक पोस्ट आपके लिए बचा हुआ रहे, ये आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले जिसकी बात हम कर रहे हैं और पीछे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कौन है, आपके हेरोडोटस।
और इससे आपको पता चल चुका होगा कि आज की क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा, इसके बाद आपका आगमन होता है। चूँकि हेरोडोटस जब पुस्तक लिखता है इतिहास का, तो वो कहाँ से शुरुआत करता है? आपके अखंड भारत से। अखंड भारत जिसमें आपका कौन शामिल है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके अलावा जब हम अखंड भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसी क्रम में हम आदि मानव के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आपके जो आपने एक शब्द सुना होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आपका क्या है? नव पाषाण काल। तो कहीं ना कहीं तो इनका एंट्री होगा। आप लोगों को इसके पहले जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि कौन कौन से काल में कौन कौन सी चीज़ों का खोज होता है, ये सारा चीज़ हमने देखा था। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके आदि मानव का क्या था? योगदान था। जैसे कि दो पत्थरों को रगड़ के जब आप आग जलाना सीखे थे, तो पेपर में प्रश्न पूछता है कि ये कौन से काल से लिया गया था। आपका जो पहिए का आविष्कार हुआ था, तो पहिया कौन से काल में आपका आया था, और ये सारा आपके सिलेबस में क्या है? मेंशन है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपके विदेशी आक्रमणकारियों का क्या होगा? भारत में आगमन। प्राचीन इतिहास में एकदम एकाएक आक्रमण आपको नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा आपके प्राचीन भारत में, ठीक है। पर स्पेशली जो पूरा युद्ध चलता रहता है वो आपके किस में चलता रहता है? मध्यकालीन इतिहास। क्योंकि इतिहास आपका कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। इसके अलावा यदि मैं शिक्षक भर्ती के सिलेबस की बात करूं, तो शिक्षक भर्ती के सिलेबस में आपका दिया हुआ है बाल विकास 30 नंबर का, सामान्य हिंदी 25 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर का, गणित और विज्ञान 30 नंबर का, सामाजिक विज्ञान 20 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर और सामान्य ज्ञान 10 नंबर, ठीक है। इतना आपका दिया हुआ है। जब आप सिलेबस अच्छे से चेक करोगे तो आपको 2 जगह से दिया हुआ है। एक आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ोगे, इसमें आपका कितना नंबर? 20 नंबर। और दूसरा आप सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ोगे, तो टोटल आप मोटा मोटा हिसाब कर लो कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का। और इस 30 नंबर में यदि मैं पर्टिकुलर आपके इतिहास की बात करूं, तो कम से कम आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेगा। कहां से? इतिहास से, ठीक है। अब बात रहा इतिहास में आपका बहुत सारा टॉपिक है। जब सिर्फ इतिहास को ही आप पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, तो कम से कम 5 से 6 महीने का क्लास लगेगा। पर चूंकि यहाँ से आपके पेपर में 7 से 8 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो हम 6 महीना नहीं पढ़ेंगे। जहाँ पर 6 महीने का पोर्शन रहता है, उस पेपर में आपका 50 नंबर का हिस्ट्री पूछता है। जैसे कि आगे चल के आप लोग CGPSC प्री या मेंस दिलाओगे, तो वहाँ पर आपके 25-25 नंबर में बटा रहता है, तो ज़्यादा वेटेज रहता है। पर अभी आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का आ रहा है? 7 से 8 नंबर का। तो पूरा इतिहास आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके सिलेबस में दिया है केवल उतना ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक का राइटर ले, कौन सा बुक ले, क्या पढ़े। कुछ नहीं, जितना आपको नोट्स प्रोवाइड होगा और जितना आपके सिलेबस में दिया होगा, केवल उतना ही आपको क्या करना है? पढ़ना है। अब सिलेबस के बारे में यदि मैं बात करूं, तो ये रहा आपका सामाजिक अध्ययन वाला, जो कि 5वां नंबर का यूनिट है आपके शिक्षक भर्ती के सिलेबस में, ठीक है। ये सिलेबस ऑलरेडी आपके ऐप में डला होगा, जिसमें पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो कौन सा है आपका? भारतीय समाज। भारतीय समाज में आपकी विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, गरीबी, बाल श्रम, ये सब है आपका। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे? प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें आपका भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। केवल जो टॉपिक दिया है केवल वही पढ़ना है, इसके अलावा पूरा इतिहास आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई लोगों के मन में रहता है कि सर इतिहास डाल दिया है तो पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, केवल जो आपके सिलेबस में दिया है मेंशन वही। जैसे कि आप यदि प्राचीन इतिहास जब पढ़ोगे तो केवल इतने ही टॉपिक में आपका प्राचीन इतिहास खत्म नहीं होता, पर आपको पूरा पढ़ के नहीं जाना है, केवल जो सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ के जाना है, ठीक है। कई लोग देखना 2 साल तैयारी करते हैं, पोस्ट ले लेते हैं, कई लोग 5 साल में भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतिहास पूरा पढ़ते बैठे हैं। और एक इंसान जो 2 साल में पोस्ट ले रहा है वो क्या किया है? जो आपके सिलेबस में मेंशन है केवल उसी पर उसने क्या किया था? पूरा फोकस। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी बुक मिलेगा वो पढ़ लेना, जो भी MCQ मिलेगा वो पढ़ लेना, पर आपके सिलेबस में वो रहना चाहिए। तो पहला आपका यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है? भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये दिया है। जब आप मौर्य साम्राज्य में जाओगे तो मौर्य और गुप्त दिया हुआ है। तो क्या इसके बाद और साम्राज्य नहीं रहा होगा क्या भारत में? रहा होगा, पर हमें वो पढ़ना ही नहीं है। आपको केवल कौन कौन सा साम्राज्य पढ़ना है? एक मौर्य और दूसरा आपका गुप्त साम्राज्य, ये पढ़ना है। उसके बाद आपके
भक्ति और सूफी आंदोलन हम पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में आपके जितने भी हिंदू धर्म के गुरु रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन में आपके जो प्रमुख संत रहेंगे मुसलमानों के, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य में आपके प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर एंट्री किसका होता है? अंग्रेज़ों का, यूनिट 6 में, जिसमें आपका क्या पढ़ना है? ब्रिटिश शासन, जिसमें 1857 की क्रांति प्रमुख है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज लोग केवल एक ही जगह बस करेंगे, पर स्पेशली मेंशन कर दिया है 1857 की क्रांति, तो यहाँ से फिर आपका प्रश्न बनेगा। मतलब पूरा फोकस आपका कहाँ पर होना चाहिए? सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा जब आप आखिरी वाले पोर्शन पे जाओगे, सामान्य ज्ञान, ठीक है, तो इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम, जिसमें आपको 1857 से कहाँ तक पढ़ना है? 1947 तक। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेबस अभी है वर्तमान में? रखे हो अपने पास तुरंत, ठीक है। जिनके पास नहीं है, कल से आप लोग सिलेबस रखेंगे, और मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी रखना है सिलेबस में, और बिल्कुल मैच करते रहना है कि कौन कौन सा टॉपिक आपका होते जा रहा है। तो ये सब देखने के बाद आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आज की क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? इतिहास। अब इतिहास हम जो पढ़ने वाले हैं, तो इतिहास को आपके कितने भागों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टिकोण से? 3 भाग में। वो 3 भाग कौन कौन सा है? एक होगा आपका प्राचीन, दूसरा आपका मध्यकालीन, और तीसरा कौन सा है आपका? आधुनिक, या जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 पार्ट में हमें पढ़ना है इतिहास को सबसे पहले। तो ये आपके सुविधा की दृष्टिकोण से बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पर जब आप भारत के इतिहास में पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से भारत के इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो फिर इसको पढ़ने के लिए फिर हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। ये एक कैटेगरी आपको जो मैंने दिखा दिया। दूसरा कैटेगरी में जो हम पढ़ने वाले हैं इतिहास को, उसमें भी आपका वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। और वो रहेगा आपका प्रागैतिहासिक। क्या रहेगा आपका? प्रागैतिहासिक। दूसरा आपका क्या रहेगा? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा क्या रहेगा आपका? ऐतिहासिक। सिलेबस में हालांकि ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कि यहाँ से प्रश्न पूछ ले करके, पर हो सकता है पेपर में कई बार जब कूट में प्रश्न देते हैं तो यहीं से पेपर में प्रश्न बनाता है, ठीक है। तो सुविधा के दृष्टिकोण से हमने 2 अलग अलग चीज़ों में बांट कर रखा है। यदि सुविधा के दृष्टिकोण से देखोगे, आपको आसान भाषा क्या पड़ता है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। और ज़्यादा सुविधा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है आपका ऐतिहासिक। अब आखिर ये प्रागैतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है, ये भी आपको जानना होगा। हाँ बिल्कुल रंजना राजपूत जी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? प्रागैतिहासिक। किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक? और पढ़े हो आप लोग कभी इतिहास? पढ़े हो ना जी, कैसे नहीं पढ़े हो? 10वीं तक पढ़े हो? सब लोग 10वीं पास हो कि नहीं हो ना? तो 10वीं में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग? ठीक है, एकदम टेंशन मत लो, मैं पूरा चीज़ बताऊंगा। अगर पता रहेगा तो अच्छी बात है, वरना मेरा काम ही क्या है, ठीक है। मैं तो उसी लिए आया हूँ ना कि पता नहीं है उसको बताऊंगा। चलो, आद्य ऐतिहासिक किसी को पता? प्रागैतिहासिक पता है आपको? और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में, ठीक है, हाँ उसी के बारे में हमें बात करना है। कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है। इतिहास को आपको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ना होगा, ठीक है। ये मान के चलो कि आज आपने यदि कुछ पढ़ा है तो अगले दिन क्या होने वाला है इसके बारे में सोच सोच के आपको रात भर नींद मत आए, ठीक है। अब तक आपको रात भर नींद कब नहीं आता था?
जब लाइफ में कुछ टेंशन रहे, ठीक है, तब नहीं आता था। तो अब आपको नींद किस लिए नहीं आना चाहिए? अब आपको नींद इसलिए नहीं आना चाहिए कि अगला क्या होने वाला है। जैसे कि हमने आज प्रागैतिहासिक देख लिया कि प्रागैतिहासिक क्या है, इसके बारे में आपको ये जानने के लिए उत्सुकता हो, रात भर नींद मत आए कि आद्य ऐतिहासिक क्या है। तो प्रागैतिहासिक वो चीज़ है जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं? जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब आदि मानव लोग आए होंगे, दो पत्थर को रगड़ के जब उन्होंने आग जलाना सीखा होगा, तो क्या वो कॉपी और पेन लेके बैठा रहा होगा क्या कि दो पत्थर को ऐसे रगड़ेंगे, उससे आग निकलेगा, चिंगारी निकलेगा, तो हम लिखेंगे? ऐसा कुछ लिखा क्या? नहीं मिला। तो ऐसा साक्ष्य जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिला, प्रागैतिहासिक के बारे में क्या याद रखना है? ऐसा साक्ष्य जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। दूसरा, टेंशन मत लेना। कई बच्चों को टेंशन होगा कि सर नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, तो नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, लेकिन कहाँ पर? आपके ऐप में। मैं यहाँ पर जितना भी बोलूँगा वो सब चीज़ आपको हैंड रिटन मिलेगा। किस में? आपको ऐप पर। दूसरा, कई बच्चों के पास समस्या है, जैसे कि आप लोग घरेलू महिलाएं हैं, घर में दिन भर काम रहता है, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए भी एक सुविधा है। मैं आपको वाइट पेज में दूंगा, किसको? नोट्स को। उसको आप प्रिंट आउट कराओगे तो आसानी से आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। बस एक ही चीज़ है कि नोट्स हमारे पास आ गए हैं करके पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है? प्रिंट आउट करा के नोट्स रख लो यदि टाइम नहीं है तो। और मेरा यदि मानोगे तो टाइम निकाल के, अभी तो शिक्षक भर्ती आने में टाइम है, तो नोट्स बनाते हुए चलो। किसी के पास दिक्कत है, घर के काम के कारण पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए ये सुविधा है कि आप नोट्स को क्या कर सकते हो? प्रिंट आउट। और उसी को बार बार लिख लिख के क्या करो? फिर प्रैक्टिस। जैसे कि अभी मैंने प्रागैतिहासिक का परिभाषा बताया। अब परिभाषा हो सकता है आप लोग नोट्स हमें मिले या ना मिले, इस चक्कर में अभी लिखोगे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं क्लास में बोलते जाऊँगा वो सारा चीज़ आपको किस में मिलेगा? नोट्स में, ठीक है? तो प्रागैतिहासिक किसको बोलते हैं? जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। दूसरा मैं बात करता हूँ आद्य ऐतिहासिक का। तो आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ पर हम पढ़ नहीं पाए। जैसे कि आप लोग कौन कौन सा भाषा समझ सकते हो? हिंदी, छत्तीसगढ़ी और आपका अंग्रेजी, तीन ही भाषा समझ सकते हो। अब मैं यदि यहाँ पर शासन कर रहा हूँ अभनपुर में वर्तमान में, अब मैं पाली भाषा में लिख के चला गया, आप लोगों को कौन कौन सा आता है? एक आता है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ वाले हो तो। दूसरा आपको आता है हिंदी, और तीसरा कौन सा आता है? अंग्रेजी। अब पाली भाषा आपको आता है क्या? नहीं। उसे ही हम किस में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक में। मतलब लिख कर तो चले गए पर हम उसको क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए, ठीक है? जैसे इसमें एक नाम है राकेश कुमार, ठीक है? नहीं रुको, मैं अपने मन से किसी का नाम ना पाली भाषा में लिख रहा हूँ ना। बताओ ये क्या लिखा है? पाली भाषा में लिखा हुआ ये नाम है, ये क्या नाम लिखा है बताओ तो? बोलो ना जी, अपने मन से बताओ, बताओ, डरो मत। क्या लिखा है आपका? ए टाइप से दिख रहा है आपको? तो एवरेंद्र हो गया ये, ठीक है? ये एवरेंद्र नहीं है, बल्कि नाम क्या है? वीरेंद्र लिखा है मैंने। किस भाषा में? पाली भाषा में। और इसी को ही हम किस में रखेंगे? आपके आद्य ऐतिहासिक में। मतलब लिखा तो गया पर हम पढ़ नहीं पाए। कई बार देखना, कई लोग कॉपी में ऐसा लिखते हैं कि वो खुद क्या लिखे हैं 2 दिन बाद वो खुद नहीं बता पाते, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक। मतलब लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम किस में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक में। अब ऐतिहासिक की बात आती है, तो जिसे लिखा भी गया और जिसे पढ़ा भी गया उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। जैसे कि आपका रामायण पहले किस में लिखा गया था? जब लिखा गया था तो संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत कई लोगों को आता है, कई लोगों को नहीं आता, पर अधिकतर अभी वर्तमान में देखना बहुत लोगों के घर रामायण रखा होगा, और वो रामायण किस में लिखा हुआ है? हिंदी में, ठीक है? आप लोग यदि, खैर मैं तो पढ़ा नहीं हूँ पर मैं घर में देखा हूँ, हमारे घर रखा है, तो ऊपर का 2 लाइन संस्कृत में रहता है, फिर नीचे का 2 लाइन किस में लिखा रहता है? हिंदी में। तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया उसे हम किस में रखेंगे? ऐतिहासिक में। तो सुविधा के दृष्टिकोण से हमने इतिहास को कितने भागों में रखा है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। दूसरा यदि मैं बात करूं
आपके इतिहास के बारे में, तो और सुविधा की दृष्टिकोण से हमने कितने भागों में बांटा है? प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आपका आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक किसको कहते हैं? जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि आदि मानव लोग जिस टाइम आए होंगे। दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक में क्या हुआ? लिखा तो गया पर हम पढ़ नहीं पाए। और तीसरा क्या है आपका? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या हुआ? लिखा गया और पढ़ा भी गया। आप जो इतिहास का बुक पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट का बुक पढ़ते हो इतिहास का, क्योंकि देखो आप 1500 ईस्वी में पैदा हो गए थे क्या? नहीं हुए थे। कौन सी ईस्वी में पैदा हुए हो आप लोग? कौन सी सदी में पैदा हुए हो जी? चलो अपना अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, 20वीं, कई लोग 21वीं वाले भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 25 चल रहा है। 18 साल में आप 12वीं पास करते हो, 21 साल में ग्रेजुएशन होता है आपका, तो बहुत सारे बच्चे 21वीं सदी वाले भी होंगे। अधिकतर जो हमारी क्लास में अभी एडमिशन लेंगे वो 20वीं सदी वाले रहेंगे। और उसके बाद जो कुछ बच्चे जो समय से पहले तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे वो किस में होंगे? 21वीं सदी में। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिशन लिए होंगे वो किस में होंगे? 20वीं सदी में। और फिर बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, मतलब तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के कारण, बीएड डीएड भी कर लिए हैं, वो किस सदी में होंगे? 21वीं सदी में। तो ये सदी क्या है, कैसा है, किसको ईसा पूर्व कहेंगे, सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। पर आज तो आपका क्या था? पहला क्लास था इतिहास का। अब एक आदमी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, कौन है बताना आप लोग। आँख बंद करो तो जी सब लोग थोड़ा सा, क्योंकि इसका नाम नीचे लिखा हुआ है फोटो में। ऑनलाइन वाले आप लोग भी आँख बंद कर लो। ठीक है, चलो आप खोल लो। ठीक है, वाल्मीकि टाइप से लग रहे हैं। ठीक है, हर ऋषि का नाम आपको वाल्मीकि जैसा दिख रहा है। ठीक है, पर वाल्मीकि का आपके इतिहास में कोई रोल है क्या? नहीं है। ठीक है, अभी भी मैं आँख बंद करने बोला हूँ ना, पीछे मुड़ गया तो कई लोग थोड़ा सा आँख खोल के देखे होंगे। ठीक है, ये कोई और नहीं बल्कि आपके कौन है, कोई बता सकता है? वाल्मीकि के बारे में कहीं पढ़े हो इतिहास में आज तक? किसके बारे में पढ़े हो? किसी का नाम याद आ रहा होगा? पतंजलि के बारे में पढ़े हो, और किसके बारे में पढ़े हो? चरक के बारे में पढ़े हो। हाँ, ये सब नाम बताओगे तो थोड़ा सा चलेगा कि इन लोगों का नाम आपका हिस्ट्री में है। चलो अब इनका नाम देख लो। नाम शायद नीचे लिखा हुआ था, मैं देखा तो नहीं हूँ। लिखा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वेद व्यास। ठीक है, और सबसे पहले जब इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास में आपका एंट्री होता है वेद व्यास का, जिनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपके नोट्स में पूरा नाम लिखा रहेगा, पर टेंशन मत लेना, केवल वेद व्यास को पढ़ लेना, ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आखिर वेद व्यास के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं और इतिहास में इसका हमें क्या ज़रूरत है? वेद व्यास के बारे में क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहला चीज़, जब आप इतिहास पढ़ते हो तो अलग अलग स्रोत से पढ़ते हो, जिसमें एक स्रोत रहता है आपका धार्मिक ग्रंथ। क्या रहता है आपका? धार्मिक ग्रंथ। दूसरा आप कहाँ से पढ़ सकते हो? ऐतिहासिक ग्रंथ से भी पढ़ सकते हो। यदि कोई पुस्तक में कुछ लिख कर चला गया है तो उसके माध्यम से भी आप इतिहास को पढ़ सकते हो। तीसरा कौन सा है जी आपका? ठीक है, तीसरा है आपके पुरातत्व के माध्यम से भी आप समझ सकते हो, कहीं पर कुछ सिक्का विक्का मिला होगा उसके माध्यम से। और चौथा आप विदेशियों के आगमन से भी समझ सकते हो। विदेशी मतलब समझ गए ना? विदेशी लेखक भारत में आते जाएंगे और अलग अलग राजाओं के बारे में क्या करते जाएंगे? आपका लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब धार्मिक ग्रंथ के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है आपका? वेद। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेद। अभी आपका शिक्षक भर्ती नहीं है, थोड़ा सा मुझे आराम से पढ़ाने देना। ठीक है, वैकेंसी रहता तो एकदम सिलेबस ख़त्म करने वाला बात रहता, और क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती तो खैर शिक्षक भर्ती है, इसके बाद कभी भी ज़िंदगी में आपको ये सब टॉपिक दोबारा मत पढ़ना पड़े। ठीक है, इसके बाद आप व्यापम के भी एग्जाम में बैठोगे तो कम से कम इतना टॉपिक तो आपको दोबारा मत पढ़े, ऐसा पढ़ लिए रहना। इसके बाद आगे आप लोग टीचर बन जाओगे, टीचर के बाद हो सकता है आगे चल के आप लोग CGPSC का एग्ज़ाम दिलाओ या कुछ भी एग्ज़ाम दिलाओ, तो उसके लिए और ना पढ़ना पड़े, थोड़ा सा हम ऐसे टाइप से पढ़ेंगे। पर
केवल वही टॉपिक जो किस में मेंशन है, आपके सिलेबस में। इतिहास मैंने बताया है ना कितने महीने का क्लास है, 6 महीने का। हो सकता है ये क्लास 20 क्लास 30 क्लास में ख़त्म हो जाए आपका, क्योंकि हमें केवल क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस। दूसरा, अब जो हमें पूरा क्लास पढ़ना है वो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ना है और रिजल्ट के ओरिएंटेड, ठीक है। एग्ज़ाम और आपका रिजल्ट। कोई भी टॉपिक हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और जितने बच्चे अभी भी बचे हुए हैं सी टेट या सी जी टेट के लिए, आप लोग सब चीज़ छोड़ के सी टेट और सी जी टेट का पढ़िए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो अभी जो हमारे पीछे ऋषि मुनि जो हमें दिख रहे हैं वो कौन है, आपके वेद व्यास है। और वेद व्यास के द्वारा क्या रचा गया है, महाभारत, ठीक है। लेकिन महाभारत के बारे में पढ़ते हो क्या आप लोग इतिहास में? नहीं पढ़ते, ठीक है। तो वेद व्यास के द्वारा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो धार्मिक ग्रंथ हमें मिलेगा वो क्या है, आपका वेद है, ठीक है। वेद जो कि सबसे प्राचीन आपको मिलने वाला क्या है, धार्मिक एक प्रकार का क्या है, ग्रंथ है, जहाँ से आपके पेपर में क्या लिखा रहता है, पेपर में आपका यहाँ से प्रश्न पूछता है। सिलेबस में आपका लिखा होगा, क्या लिखा होगा सिलेबस में, ठीक है। एक लिखा होगा आपका प्राचीन इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अब वेद के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले वेद के बारे में याद रखना है, इसकी रचना करने वाले कौन है, यह रचनाकार कौन है। तो याद रखना है वेद की रचना करने वाले कौन है आपके, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। टेंशन में मत आना, ठीक है, कि इतना बड़ा नाम कैसे याद करेंगे करके। आपको केवल क्या याद रखना है, वेद व्यास को, ठीक है। पर कभी कभी व्यास व्यास नाम वाला डबल तिबल दे दिया तो ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़न में मर जाओगे एग्जाम में बैठ के। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कृष्ण भगवान का नाम याद रखे रहना या महर्षि द्वैपायन को याद रखे रहना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा क्लू याद रखना। कभी कभी पेपर बनाने वाले को पेपर हार्ड करना हो गया तो ज़बरदस्ती क्या दे देगा, 2 नाम वेद व्यास वाला ही दे देगा, तब कैसे कर डालोगे। हालांकि अभी तक नहीं दिया है पर भविष्य में ऐसा दे सकता है। तो याद रखना है वेद के रचनाकार कौन है, आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अब हम वेद को बांटने वाले हैं कितने भागों में, वेद को हम बांटेंगे अब आपके 4 भागों में। कि 5वां आप लोग और पढ़ के बैठ गए हो, इतने दिन शिक्षक भर्ती का वैकेंसी नहीं आया तो कोई ऐसा जो 5वां भी पढ़ के बैठ गया हो, ठीक है। तो कितने भागों में बांटेंगे हम इसको, 4 भागों में। पहला क्या है जी आपका, दूसरा आपका, तीसरा आपका और चौथा आपका। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कितना होशियार हो आप लोग, ठीक है। आप लोग खुद डिमोटिवेट हो जाते हो वैकेंसी नहीं आ रहा है करके। इतना आप लोगों को पता है, मतलब आपका क्या निकल जाएगा, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम। तो धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट में कमांड लाते जाना है। जो जो आपका सब्जेक्ट में कमांड नहीं है, किसी का मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं रहता, किसी का हिंदी अच्छा नहीं रहता, किसी का और कुछ, तो जो सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है उसको करते जाइए। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद कौन आता है आपका, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सामवेद। और सामवेद के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 भागों में हमने बांट के रखा है किसको, वेदों को। आपके इतिहास पढ़ने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिनमें एक हमने क्या देखा था, एक हमने देखा था आपका धार्मिक ग्रंथ, दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा पुरातात्विक वेद। जैसे कि आपका कहीं पर सिक्का मिल रहा है, देखना आपके सिक्के में क्या चिन्ह रहता है, पीछे पलटोगे तो हेड और टेल करके देखे हो कभी, ठीक है। सामने आपका रुपए लिखा रहता है, 1 रुपये 2 रुपये ये सब लिखा रहता है, पीछे किसका चित्र रहता है, बस उसी का, ठीक है। अच्छे से देखना सिक्के को। तो पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपना नाम चलाने के लिए पीछे अपना क्या रख देते थे, फोटो। जैसे कि आप लोग आगे चल के फेमस हो गए, आपको अपने नाम का सिक्का चलाना है, ठीक है, भले वो मार्केट में चले चाहे मत चले, ठीक है, आपको अपने नाम का क्या चलाना है, सिक्का। तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने सिक्के के पीछे में क्या छपवा सकते हो, फोटो। एक ठो नोट आता है, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं नकली नोट।
ठीक है, जिसके सामने आपका रुपए लिखा रहता है और पीछे क्या लिखा रहता है आपका, ट्रैक्टर वेक्टर का फोटो रहता है। एक दोस्त के शादी में गए थे, वो नोट उड़ा रहा था, बाद करेंसी नोट उड़ाया रात को तो पता नहीं चल पाया, बाद में हम में से ही एक दोस्त एक नोट उठा लिया था। सुबह वो दुकान गया होगा सामान लेने के लिए, देखा सुबह करेंसी नोट जरूर था पर वो नकली नोट था। ठीक है, बारात में नाच रहे हैं सब लोग, नकली नोट को उड़ा दिया उसने करेंसी करके। ठीक है, अब जो भी बच्चा उसको लेकर गया होगा वो कितना गाली दिया होगा। तो ये आपका वेद है, और वेद कितने भागों में बटा है, 4। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद। इन 4 भागों में बांटा गया है आपके किसके, इतिहास को। तो सबसे पहले आज का क्लास हमने जो स्टार्ट किया था उसमें पहला नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस आपके डायग्राम से मिलता है। पेपर को जब एकदम आसान बनाना हो गया तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और वो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर माता कौन है, आ रहा है किसी के मन में ऐसा प्रश्न कि माता कौन है। ठीक है, तो माता कौन है ये जाकर मुझे किससे पूछना पड़ेगा, हेरोडोटस से, क्योंकि इसके बारे में आपके कोई व्याख्या नहीं है। अक्सर हमारा समाज क्या है आपका, पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मतलब अभी भी यदि आप मेरे गांव जाके मुझे पूछोगे तो हो सकता है बहुत लोग मुझे नहीं जानेंगे, तो मेरा आइडेंटिटी क्या है, या तो मेरे पापा का नाम लेके पूछोगे या तो मेरा दादा का नाम लेके। कभी आप लोग सुने हो क्या कि आपके गांव में जाके आपकी मम्मी का नाम लेके आपको ढूंढेंगे, बहुत कम जगह ऐसा होता है। आपकी मम्मी सरपंच है या कुछ ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है तो अलग चीज़ है, वरना अधिकतर अभी भी हमारा आइडेंटिफाई किससे होता है, आपके पिता से। इसी कारण इतिहास भी जब लिखा गया है तो कोई अलग अलग सब्जेक्ट जो खोजा है तो इसीलिए बार बार आपका पिता कहा जाता है, क्योंकि हमारा समाज क्या है, पितृसत्तात्मक। इसीलिए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। ये 1 नंबर का प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरा, अखंड भारत से अभी हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी हमारे भारत का क्या नहीं हुआ है, बंटवारा। जब कल की क्लास में हम देखेंगे तो अभी तो हमने प्राचीन इतिहास स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम किस में बढ़ेंगे, आपके मध्यकालीन में, और उसके बाद कहाँ पर आएंगे, आपके आधुनिक में। तब आपके भारत का क्या होगा, विभाजन होगा। इसके अलावा स्टार्टिंग आपका किससे होगा, अभी प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आदि मानव के पहले भी आपका क्या आ चुका था, वेद आ चुका था, आया था कि नहीं आया था। ठीक है, ये आदि मानव मतलब हम ही लोग तो हैं, कोई और थोड़ी ना है। तो आदि मानव के पहले आप लोग किसके बारे में पढ़ चुके रहोगे, वेद के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे आपका एंट्री किस में होगा, आदि मानव की तरफ। ये लोग आएंगे धीरे धीरे, आग पहिया सारा चीज़ खोजेंगे। आदि मानव के बाद धीरे धीरे एंट्री किसका होगा, फिर आपके विदेशी आक्रमण का क्या होगा, आगमन होगा। और सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आज का क्लास जो हमने स्टार्ट किया था, सुविधा के दृष्टिकोण से हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3। एक आपका प्राचीन, दूसरा आपका मध्यकालीन और तीसरा आपका आधुनिक। अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो कौन सा पोर्शन है आपका, प्राचीन। प्राचीन में बहुत सारा है आपका इतिहास में, पर पूरा पढ़ना है क्या आपको, नहीं, केवल जो आपके सिलेबस में मेंशन है केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा, इतिहास को भी हमने सुविधा के दृष्टिकोण से, देखो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, प्राचीन मध्यकालीन या आधुनिक कह रहा है, ये प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। कई बार पेपर में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, इसीलिए इसको भी बता रहा हूँ। प्राग ऐतिहासिक का मतलब आप लोग क्या समझे, जिसका कोई लिखित साक्ष्य में नहीं मिला। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक के नाम से याद रखना है, जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ पर हम पढ़ नहीं पाए। जैसे हो सकता है ये वीडियो आधे घंटे बाद देखोगे तो कई लोग इस नाम को क्या पढ़ेंगे, ये टाइप से दिख रहा है, ठीक है, पर वो क्या है, आपका वीरेंद्र नाम था। तो ये आपका है जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ पर क्या नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हो सकता है 2 चीज़ हो सकता है, जो भाषा हमें नहीं आता, तभी तो देखना कई अंग्रेज अधिकारी जो आएंगे ना, उनको कुछ कुछ भाषा के बारे में पता रहता है। जैसे किसी को पाली भाषा के बारे में पता है, किसी को प्राकृत भाषा के बारे में पता है, तो उन लोग पढ़ के क्या करके चले गए, लिख कर चले गए। तो आद्य ऐतिहासिक में याद रखना है हमें, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ पर हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक का मतलब क्या है, जिसका लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और हम उसे क्या भी कर पाए, पढ़ भी पाए। इसीलिए आप लोग इतिहास का बुक पढ़ते हो। उसके बाद हमने आज का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ऋषि मुनि तो लगभग सब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम लिया था। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपके वेद से। तो पेपर का फिर एक पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है, हाँ अभी हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है,
यूनिट 1 पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वेद के रचनाकार कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को हमने कितने भागों में बांटा है? 4। एक आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, चौथा आपका अथर्ववेद। इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम कब की क्लास में? कल की क्लास में, क्योंकि अगले क्लास का आपका टाइम ऑलरेडी हो चुका है। कल से जो टाइम आपका है वो नियमित टाइम पर होगा, तो कल से थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। दूसरा, हमारी क्लास का रूल रहेगा, आप लोग यदि नोट्स बनाते हैं तो अच्छा चीज़ रहेगा, पर जितना मैं आज बताया हूँ उसको कल आके पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले दिन का क्लास स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा अभी मैं कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक का थोड़ा सा डिटेल पढ़े, हालांकि कम नंबर का आएगा, मानता हूँ मैं भी कि 7 से 8 नंबर का ही आएगा, पर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आगे चल के आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें आपको दिक्कत मत हो, ठीक है। तो ये आपके 4 भागों में बटा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। अब पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पहला वेद कौन सा है जो आया रहा होगा, तो कौन सा होगा आपका? क्यों? क्योंकि मैंने पहले नंबर पे लिखा है इसलिए। चलो मैं सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। ये लो, अब बताओ, ठीक है, ऋग्वेद ही आएगा। हालांकि मैं उसी सीक्वेंस में जमा के लिखा था ताकि आप लोगों को ज़बरदस्ती और मेहनत ना करना पड़े, पर हो सकता है पेपर वाला थोड़ी ना कहेगा। तो सबसे पहला वेद जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुआ था वो कौन सा है आपका? ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद में हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। संस्कृत में आपका नाम रहता है अजीब अजीब, पर वो बार बार जब मैं क्लास में आपको बताऊँगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कौन सा सब्जेक्ट? इतिहास। तो आप मुझे कौन सा टीचर है बोलोगे? इतिहास के टीचर है करके। वैसे ही ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? आपके घर में जो पूजा करने आता है उसको क्या कहते हो? पंडित। तो हर किसी के काम के अकॉर्डिंग क्या रहता है? उसका आइडेंटिफाई रहता है। वैसे ही ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अधिकतर जब आप ऋग्वेद के बारे में पढ़ोगे तो ऋग्वेद से जो बार बार आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपका 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल। 1028 आपका क्या है? सूक्त। और 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। इन सब से प्रश्न पूछता है। गाय को आप ऋग्वेद के टाइम क्या कहते थे, ये पूछा जाता है। इसके अलावा आप पुरुषों के जो 4 वक्तव्य हैं जिसमें आपके भगवान ब्रह्मा से तुलना किया जाता है कि आप मुंह को क्या कहोगे, आपकी भुजाओं को क्या कहोगे, तो वो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद आपका लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बलि वली सब किस में आएगा? आपके यजुर्वेद में। लड़ाई झगड़ा करके मन भर जाएगा तब कहाँ जाओगे? गाना गाने के लिए सामवेद में, ठीक है। अधिकतर देखना, पहले के जो ऋषि मुनि रहते थे वो, जैसे कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आपका रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि का जब आप लोग कहानी पढ़ोगे तो वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले क्या था? एक डाकू था। डाकू था कि नहीं था? ठीक है। तो कहीं ना कहीं यजुर्वेद में क्या होता है आपका? लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा। अब इससे लोग जब आहत हो जाते हैं तब कहाँ जाते हैं? आपके गाने बजाने की ओर। कभी कभी पढ़ते रहोगे एकदम दिमाग खराब हो गया, चल अब गाना सुन लेता हूँ 2 ठो। तो गाना वाना वाला सिस्टम पूरा कहाँ पर रहेगा? म्यूजिक सिस्टम आपके सामवेद में। अभी आप लोग म्यूजिक सिस्टम कहते हो, पहले ढोलक वोलक बजता था। उसके बाद इन सब से भी मन भर गया, तब कहाँ जाओगे आप? अथर्ववेद में, जंगल की ओर। वहाँ पर क्या करोगे? फिर सीधा क्या करोगे? संन्यास। देश दुनिया से मोह उड़ गया, शिक्षक भर्ती नहीं आ रहा है करके, ठीक है, ज़्यादा मूड खराब हो गया, घर वर छोड़ के कहाँ चले गए? अथर्ववेद में, ठीक है। पर ये अभी मत करना, रिटायर होने के बाद चले जाना, ठीक है। अभी आप लोगों का 20, 25 या 30 चल रहा होगा जी, जितना भी चल रहा होगा, तो रिटायर होने के बाद कहाँ जाना? अथर्ववेद। अभी नहीं, अभी आने तो दो टीचर भर्ती। तो ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे कब? अगले क्लास में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? कुछ डाउट नहीं है? नोट्स आपका डल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इतिहास शायद नहीं हुआ हो रहा होगा। अच्छा, एक बार ना रिसेप्शन में जाके। ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट? चलिए, थैंक यू। कुछ डाउट रहेगा तो बताना, ठीक है।
और जैसे ही आपका चैप्टर होते जाएगा ना, फिर हम इसका एमसीक्यू भी करेंगे तुरंत। जैसे कि हो सकता है ये चैप्टर आपका 3 दिन 4 दिन में ख़त्म हो, तो फिर मैं एमसीक्यू कराऊंगा, लेकिन एमसीक्यू बता के नहीं करवाऊंगा। ऐसे में क्या है, आप लोग पढ़ के आ जाओगे, ठीक है। और जब एमसीक्यू कराऊंगा तब सबका क्या खुलते जाएगा, फिर पोल पट्टी। तो वो पोल पट्टी भी खोलना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो एमसीक्यू अचानक से होगा किसी दिन, और रेंडमली मैं सिंगल सिंगल उठा के पूछते जाऊंगा, तो टॉपिक के बाद आप करते जाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी का क्लास यहीं तक कवर करते हैं। अगला क्लास कौन सा है जी आप लोगों का?